सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। DU के प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए चुकानी होगी इतनी फीस, ऐसा होगा एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कोर्स के साथ ही प्रोफेशनल कोर्स की भी छात्राओं के बीच में अच्छी डिमांड है। जब प्रोफेशनल कोर्स चुनने की बारी आती तो उस कोर्स के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट को छोड़ दे तो अधिकतर कैंडिडेट DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय को चुनना चाहते हैं। यहाँ किए गए कोर्स को सभी कंपनियां मान्यता भी देते हैं और यहाँ के पास आउट स्टूडेंट को नौकरी मिलने में उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। DU के छात्राओं को हर जगह हाथों हाथ लिए जाती हैं। आइए जानते कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाने वाली DU के प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए छात्राओं को कितनी फीस देनी होती है। MBA, PG, DMA, DU के MBA कोर्स में 6 विषयों में एडमिशन दिए जा सकते हैं। इसमें एडमिशन कैट फीस परीक्षा स्कोर के आधार पर होते हैं। इसकी फीस 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक रखी गई है। BM से DU के BBM या BBM से 9 से अधिक कोर्स में लिए जा सकते हैं। इसके लिए 3 साल तक की फीस 31,000 से 1,35,000 रुपए तक है। इसमें चयन DUTI, COIT और अन्य माध्यमों से होते हैं। PM किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का मामला, कृषि विभाग से इस बात का सख्त जांच जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। आए दिन देश के कई जिलों में गलत तरीके से सम्मान निधि का पैसा लिए जाने की खबर सामने आती रहती है। इसमें कई बार तो कार्रवाई तो हो पाती है, लेकिन कई बार कुछ नहीं होता। कई लोग जिनके पास खेती की जमीन नहीं है या भी है तो तय मानक के ज्यादा है या इस योजना के पात्र नहीं है, वे भी इसका लाभ लेते पाए जाते हैं। ऐसे ही एक फ्रॉड का मामला हरियाणा के फरीदाबाद से जिले में आया गया है। फ्रॉड का पता चलने के बाद जिले का कृषि विभाग तुरंत इसकी जांच में जुट गया। यहाँ विभाग को करीब 4,500 लोगों पर गलत तरीके से इस योजना का फायदा लेने का शक है। टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती की जमीन नहीं है या जो जमीन है उस पर खेती नहीं होती है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने इसका सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके लिए टीम अब गांव-गांव जा रही है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर सामने आया, कोरोना का वेरिएंट, एक्सपर्ट ने दिया ये सलाह। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का केंद्र बनती जा रही है। दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली और मध्य दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BA.5 के कुछ मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त नहीं किया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अधिकारी ने कहा है कि नए सब वेरिएंट के मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे गंभीर संक्रमण नहीं देखे जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में 17 जून को इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की बैठक में चर्चा में हुई थी। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के 5% सैंपल और दक्षिण दिल्ली के 2% सैंपल में BA.5 सब वेरिएंट के मामले सामने आई हैं। इसके अलावा ज्यादातर सैंपलों में BA.2 सब वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नया सब वेरिएंट अधिक संक्रामक है, लेकिन इससे गंभीर बीमारी के मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में इस सब वेरिएंट के मामले देखे गए हैं। कोरोना के बीच डेंगू ने बढ़ाई लोगों की चिंता। दिल्ली में अब तक 134 मामले सामने आए। बारिश का मौसम आने के साथ ही दिल्ली में डेंगू के केस भी बढ़ने लगे हैं, जिसे सरकार नियमों के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ा दिया है। दिल्ली नगर निगम मंगलवार को डेंगू के ताजा आंकड़ों जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक राजधानी में डेंगू के कुल 134 मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी में डेंगू के 23 मामले, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20 और मई में 30 और इस महीने 25 जून तक डेंगू के 23 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मलेरिया रोधी अभियान के मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 25 जून तक इस बीमारी से किसी भी हताहत नहीं हुई है, जबकि पिछले साल दिल्ली में डेंगू के 9,613 मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा संख्या थी। इसके अलावा 2016 में 4,431 मामले और 2017 में 4,726 डेंगू के मामले सामने आए थे, जबकि 2018 में मामले तेजी से घटकर 2,758 हो गए थे। 2019 में 2,036 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे में हो सकती है मध्यम से हल्की बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। राजधानी दिल्ली में पड़े भीषण गर्मी के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में अगले 2 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी को लेकर मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम दिल्ली, एनसीआर,
सुहाना के अलग अलग इलाकों में और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार के कुछ हिस्सों में, यूपी के कुछ और हिस्सों में, उत्तराखंड से शेष विशेष हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। दक्षिण पश्चिम मानसून आने में काफी देरी हुई है, क्योंकि शुरुआत में इसके 27 जून आने की जानकारी दी गई थी। अब इस मानसून को लेकर मौसम विभाग ने एक वैज्ञानिक RK जिनामणि ने सोमवार को कहा था कि बारिश तो गुरुवार को होने की उम्मीद है। हम दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे, जबकि बुधवार को यह मुख्य रूप से हल्की बारिश होगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि मानसून की गति से आधार पर जल्द ही दिल्ली के लिए तारीख तय की जा सकती है। सतीश चंद्र शर्मा बने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उपराज्यपाल ने दिलाई शपथ। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लिया है। उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राज्य निवास में एक समारोह के दौरान शपथ दिलाई है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इससे पहले जस्टिस शर्मा तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 नवंबर 1971 को जन्मे शर्मा तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पद संभालने से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 में 42 वर्ष उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किया गया था। जस्टिस शर्मा को जनवरी 2008 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक रूप में और जनवरी 2010 के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 2010 की जनवरी में उसका ट्रांसफर कर्नाटक हाईकोर्ट में किया गया था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा से पहले जस्टिस VP सांघी दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। VP सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस होंगे। कौन है अडल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुनैद, जिन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का है आरोप। दिल्ली की पुलिस ने मंगलवार रात अडल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार किया है। उन पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक शख्स द्वारा दिल्ली पुलिस टैग करके की गई शिकायत के आधार पर दर्ज FIR के बाद जुनैद को गिरफ्तार किया गया है। शख्स ने आरोप लगाया कि जुनैद ने उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई और इसलिए कानूनी कार्रवाई की जानी है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ने 295 के तहत महीने की शुरुआत में मामला दर्ज किया था। मोहम्मद जुनैद फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अडल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। प्रतीक सिन्हा के साथ जुनैद ने 2017 में अडल्ट न्यूज वेबसाइट शुरू की थी। जुनैद ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरि नुपुर शर्मा के विवादित बयानों को ट्वीट किया था, जिसके बाद खाड़ी देशों में भारत सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। एक और जहां बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया था, तो वहीं सरकार ने भी बयानों से दूरी बना ली थी। उपराज्यपाल का निर्देश, मानसून से पहले दिल्ली की जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत करे या गिरा दे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नगर निकाय MCD और NDMC को मानसून आने से पहले जर्जर इमारत की पहचान करने और उनकी मरम्मत करने या उन्हें गिरा देने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें ढह जाने जैसी आकस्मिक स्थिति रोकी जा सके। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम पर DMC अधिनियम 1957 की धारा 348, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पर NDMC अधिनियम 1994 के ऐसे भवनों की पहचान करने उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने MCD के विशेष अधिकारी और आयुक्त MCD के अध्यक्ष को यह काम करने तथा एक पखवाड़े के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट जमा करने का लिखित निर्देश जारी किया गया है। रांची के छात्रों से भरी बस गंगटोक में हादसे का शिकार, CM हेमंत सोरेन ने सिक्किम से मुख्यमंत्री से की है बात। सिक्किम के गंगटोक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रांची से छात्रों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 22 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। सभी छात्र एक शैक्षणिक भ्रमण पर थे और सिलीगुड़ी से लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रांची के सेक्टर जूनियर कॉलेज के छात्राओं का ग्रुप शैक्षणिक भ्रमण पर सिक्किम आया हुआ था। रांची से छात्राओं की 3 बसें यहां आई थी। मंगलवार को ये बसें छात्राओं को लेकर लौट रही थी। गंगटोक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। इस हादसे की सूचना मिलती पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और घायल छात्रों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। हिजाब का विरोध कर लड़कियों को ईरान ने किया गिरफ्तार, जाने क्या है पूरा मामला। पूरे ईरान में हिजाब को लेकर हाय तौबा मची हुई है। कट्टरपंथी और लड़कियां आमने सामने है। हिजाब को लेकर ईरान की लड़कियों ने अपने हक की आवाज बुलंद कर रखी है। इसके खिलाफ पुलिस ने कई लड़कियों को गिरफ्तार किया। AFP के अनुसार ईरान पुलिस ने दक्षिणी शहर सिराज में एक स्केटबोर्डिंग कार्यक्रम में हिजाब नहीं पहनने के लिए कई लड़कियों और कार्यक्रम के आयोजक को हिरासत में लिया गया है। जब इवेंट का वीडियो वायरल हुआ तो यहाँ के कट्टरपंथी भड़क गए। न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के अनुसार कई लड़कियों ने स्पोर्ट इवेंट के अंत में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दिए। इस मामले में पुलिस ने कई आयोजक को भी गिरफ्तार किया है। सोथाई के पुलिस प्रमुख फराज ने हवाले से कहा गया कि कई लड़कियों ने धार्मिक विचारधाराओं कानून मापदंडों का पालन किए बिना खेल आयोजक के अंत में अपना हिजाब हटा दिया। महाराष्ट्र संकट पर छलका कमलनाथ का दर्द, कहा मैं भी मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी कर सकता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बार फिर से दर्द झलक गया है।
उन्हें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति पर कहा है कि वे भी मुख्यमंत्री थे और सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में सौदेबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, इसके लिए उनकी सरकार चली गई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे सौदेबाजी का आरोप लगाया गया। मध्य प्रदेश के धार्मिक नागरिक उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार के समर्थक में आम सभा को संबोधित किया है। उन्हें सबसे पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके उन्हें शहर के विकास के मुद्दों पर भी प्रतिबद्ध जानने से बातचीत किया है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार भी कांग्रेस विकास के मुद्दों पर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले में एक जैसी समस्या है जिसे कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।